वेलकम बैक टू आवर चैनल BMS हेल्पमेट। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ससेप्टेबल होस्ट एंड होस्ट डिफेंस इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ व्याधि क्षमत्व, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक। सारा एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, वील कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितने टॉपिक्स हमसे कवर हो पाएंगे वो हम इस वीडियो में करेंगे, बाकी के टॉपिक्स आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम हर चीज़ पॉइंट वाइज रखते हैं और सिलेबस वाइज होती है, उसी तरीके से हमने जनपद ध्वंस को भी सिलेबस वाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया है अपने चैनल पे। सो आई होप आपने पहले की वीडियोज़ देख रखी होंगी। इफ़ नॉट तो हमने सारी वीडियोज़ के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। डू चेक देम आउट एंड उन्हें पहले पढ़ लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आएँ, बिकॉज इट इज़ इन अ सीरीज़। ये एक कॉन्टिन्यूएशन में चलता हुआ टॉपिक है। सो जो अभी हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ससेप्टेबल होस्ट एंड होस्ट डिफेंस। सो ससेप्टेबल होस्ट, तो जैसे कि हम डायनेमिक्स ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन में पढ़ा था कि 3 चीज़ें होती है, रिजर्वॉयर और सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और फिर आता है ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो जो भी सोर्स होता है, जैसे कि बैक्टीरिया इज़ अ सोर्स, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ एयर या स्नीज या फिर कोई भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कुछ भी, उससे जब वो ट्रांसमिट हुआ तो वो किसी के पास तो जाएगा, तो जिसके पास जाएगा और जिसको इन्फेक्ट करेगा वो होगा होस्ट। ठीक है, सपोज किसी ने छींक मारी, उनको कोल्ड कफ था, और वो जो स्नीज थी वो मेरे ऊपर आई और मुझे भी कोल्ड एंड कफ हो गया, तो आई एम द होस्ट हु इज गेटिंग द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ससेप्टेबल होस्ट इज द वन हु गेट्स द इन्फेक्शन। ओके, द डिफेंस सिस्टम और इम्यूनिटी ऑफ ससेप्टेबल होस्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। जो भी डिफेंस सिस्टम होता है या फिर जो इम्यूनिटी होती है एक ससेप्टेबल होस्ट की, इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरी जो भी इम्यूनिटी होगी, इम्यूनिटी मतलब होता है व्याधि से लड़ने की जो क्षमता होती है। ठीक है, जैसे कि जो मेरी अंदर डिजीज फाइटिंग जो कैपेसिटी होगी, जो मेरा बल होगा, ठीक है, सबका बल अलग होता है। जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही जो सबका बल होता है वो अलग होता है। मुझ में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा। ठीक है, तभी तो कुछ बच्चों को डिजीजेज ईजिली लग जाते हैं और कुछ को नहीं लगते हैं। ठीक है, चाहे वो गंदे संदे कहीं पे भी खेलें कूदें, है ना, कहीं पे भी जाएं, उनको डिसीजेज नहीं होते हैं। पर वहीं एक बच्चा जो कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है उसको बहुत जल्दी डिसीजेज हो जाते हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब है कि हर किसी का जो इम्यूनिटी होता है वो अलग होता है, डिजीजेज से लड़ने का जो कैपेसिटी होता है वो सबका अलग अलग होता है। ओके, सो यही वो कह रहे हैं कि द डिफेंस सिस्टम और इम्यूनिटी ऑफ द ससेप्टेबल होस्ट, मेरी इम्यूनिटी मतलब ससेप्टेबल होस्ट जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, वो हर इंसान की अलग अलग होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज है या पार्ट है डिजीज ट्रांसमिशन का। मुझको डिजीज़ होगा ही नहीं अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो। वहीं अगर मेरी इम्यूनिटी वीक है, व्याधियों से लड़ने की शक्ति मुझ में कम है, तो मुझ में डिजीज़ ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम आयुर्वेद में देखते हैं कि अब जो है स्वर्ण प्राशन को इतना हम बूस्ट दे रहे हैं आजकल आयुर्वेद में। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, हर जगह स्वर्ण प्राशन का के बारे में हम प्रचार करते हैं कि बच्चों को जब हम स्वर्ण प्राशन देते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, उससे बस उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। आजकल आप देखोगे बच्चे बहुत ईजिली कोई भी फीवर कैच कर लेते हैं, कोल्ड कफ कैच कर लेते हैं, परेशान रहते हैं पेरेंट्स की मेरा बच्चा तो हर 2 दिन में, हर 5 दिन में बीमार हो जाता है। तो बहुत बेसिक चीज़ जो कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन उनके बच्चों को गाइड करता है या उनको बोलता है कि आप दो अपने बच्चे को, दैट इज स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन एक कुछ नहीं है, घृत, ब्राह्मी और हनी और इन सब अलग अलग हर्ब्स का एक मिक्सचर होता है, एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ठीक है, बच्चे को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, ताकि वो व्याधियों से लड़ सके, उसमें इम्यूनिटी बिल्ड हो सके। ठीक है, ताकि उसको ये जो इन्फेक्शंस हैं छोटे मोटे ये इजीली कैच वो ना करें। ओके, सो इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए वो एक बूस्टर टाइप ऑफ है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ द होस्ट में सफ़र विद इन्फेक्शन और डिजीज। जैसे कि मैंने कहा बच्चे को हर 2-2 3-3 दिन में कोई ना कोई फीवर या कुछ ना कुछ एपिसोड आ रहा है, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इम्यूनिटी अगर बच्चे की अच्छी नहीं होगी, ठीक है, व्याधि क्षमत्व जिसे बोलते हैं, ठीक है, व्याधि से लड़ने की जो कैपेसिटी वो अच्छी नहीं होगी, तो उसको बार बार इन्फेक्शन होते रहेंगे। तो दिस इज अबाउट द ससेप्टेबल होस्ट। अगर आपको 2 नंबर में या 5 नंबर में लिखने के लिए आता है तो आपको इन शॉर्ट इम्यूनिटी के बारे में बताना है कि अगर ससेप्टेबल होस्ट की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसे इन्फेक्शन नहीं होगा, पर अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो फॉर श्योर उसे इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ओके, तो आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे इन्फेक्शन बहुत आसपास था, बट फिर भी कुछ लोग थे जिनको कोविड नहीं हुआ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जबकि वायरस एयर में था, मतलब कि हर दूसरे इंसान को हो ही रहा था, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो वो चीज़ हुई कोविड के टाइम पे कि जो फिट थे, जो अपने आप को प्रिकॉशंस रख पाए, जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो कोविड से लड़ गए। ठीक है, तो वही बात है। अब हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व। ठीक है, तो आपसे कभी भी इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको व्याधि क्षमत्व के बारे में लिख कर आना ही पड़ेगा, नो मैटर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है या 10 नंबर का क्वेश्चन है। द पॉइंट इज इन आयुर्वेद, जब आप
से एक टॉपिक पूछा जाता है, सपोज आपसे इम्यूनिटी पूछा और आपने व्याधि क्षमत्व के बारे में भी लिखा, तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है कि बच्चे ने दोनों पोर्शंस को इक्वली लिखा है, उसको प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहा है तब भी आपको लिखना है, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। सो इफ़ ही आस्क्स यू फॉर इम्यूनिटी, यू हैव टू राइट अबाउट व्याधि क्षमत्व। थोड़ा सा ही लिखो बट लिखो, 2 लाइन लिखो बट लिखो, ठीक है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। Immunity is the state of being insusceptible or resistant to a noxious agent or a process, especially a pathogen or infectious disease। क्या कह रहे हैं ये कि इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी एक वो स्टेट है जहाँ पर आप इनससेप्टेबल, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप रेजिस्टेंट हो जाते हो, ठीक है। यू हैव अ बैरियर, ठीक है, आप रेजिस्टेंट हो जाते हो टू नॉक्शियस एजेंट्स। कोई भी अगर पैथोजन है या एजेंट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उससे आपके आगे एक बैरियर आ जाता है। इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो। और प्रोसेस स्पेशली अ पैथोजन और इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी खांस रहा होगा या कोई भी फीवर में होगा तो आप इतनी इजीली डिसीजेस कैच नहीं करोगे क्योंकि यू हैव अ बैरियर, ठीक है। आपका बहुत अच्छा इम्यूनिटी है, इसलिए आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी एक ऐसी स्टेट है जो कि आपको रेजिस्टेंट करती है टू नॉक्शियस एजेंट्स और प्रोसेस स्पेशली अ पैथोजन और इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। सो 3 टर्म्स जो आपको याद रखनी है कि ये एक स्टेट है, ठीक है, ऑफ बीइंग रेजिस्टेंट। आप रेजिस्टेंट हो जाते हो टू अ नॉक्शियस एजेंट और प्रोसेस स्पेशली अ पैथोजन और इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स जो आपको ध्यान में रख के डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन हमेशा तोड़ तोड़ के याद करी जाती है, तो अभी हमने जो पढ़ी है वो है इम्यूनिटी। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इम्यूनिटी इज अ स्टेट, ठीक है, ऑफ बीइंग resistant to noxious substances और process especially a pathogen और infectious disease, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से होनी चाहिए। डेफिनेशन आप ऐसे लिखिए, इतनी सटीक लिखिए कि जब एग्जामिनर पढ़े तो ही इज लाइक आता है बच्चे को अच्छे से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमेशा सटीक होनी चाहिए हमारी। द इम्यून सिस्टम इज अ फंक्शनल सिस्टम रादर दैन अ सिस्टम विद डिस्क्रीट ऑर्गन्स। इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक फंक्शनल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ इम्यून सिस्टम तो उसमें मैं पैंक्रियाज, किडनीज ये सब काउंट कर रही हूँ। इट इज़ नॉट टू रिलेट विद डिस्क्रीट ऑर्गन्स, बट इट इज़ अ फंक्शनल सिस्टम। Parts of many organs, dispersed chemical cells and tissues contribute to defense system। तो डिफेंस सिस्टम के बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं, बट हम डिफेंस सिस्टम के बारे में जब बात करें तो हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैंक्रियाज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किडनी स्पेसिफिकली, ठीक है। इट इज़ अबाउट फंक्शनल, ये एक फंक्शनल एक्टिविटी है जो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करती है बॉडी के डिफेंस सिस्टम पे। द क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी इज गिवन बिलो। तो जो क्लासिफिकेशन है इम्यूनिटी की वो नीचे दी हुई है। अगेन आई एम सेइंग यू टेबल्स, फ्लो चार्ट्स एंड शॉर्ट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में लिख कर आना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आपका आंसर पेपर है वो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। क्योंकि अब आप ये जो टेबल आया है या जो ये फ्लो चार्ट है ये आप इम्यूनिटी टॉपिक में सबसे ऊपर बना के आए, ठीक है। सो इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है जेनेटिक, होती है एक्वायर्ड, ठीक है। एक होती है जो आपको आपकी मदर से मिलती है, विच कम्स इन योर जीन्स, जो पैदा होती मिलती है ना, वो होती है जेनेटिक, या फिर नेचुरल बोल लो या फिर इन्नेट बोल लो, ठीक है। और एक होती है एक्वायर्ड या अडेप्टिव। एक्वायर्ड या अडेप्टिव होती है जो कि आप धीरे धीरे करके ग्रोथ के साथ साथ अडेप्ट करते हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि एक बच्चा है जो गरीब है, वो मिट्टी में खेलता है, गंदा संदा रहता है, ठीक है, कहीं पे भी खेलता है, कुछ भी खाता है, फिर भी उसको बीमारियाँ नहीं होती, बताओ। और एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स कमरे में ढक के रखते हैं, मतलब बाहर नहीं निकलना, बाहर बच्चों के साथ नहीं खेलना, और उसको फिर भी डिसीजेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो वो बाहर बच्चा था जो गंदा संदे में रह रहा था, मिट्टी खा रहा था, ठीक है, सबके साथ मिल खेल रहा था, उसमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिस वजह से उसको ईजिली फीवर वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चा रहा है उसमें, उस इन्वायरमेंट में रहते रहते उसको अडेप्ट हो गया है वो इन्वायरमेंट, और बॉडी को पता है कि अगर ये छोटा मोटा कुछ आएगा तो मुझे कैसे लड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो उनसे एक्सपोज हो चुका है, ठीक है। पर वहीं जो बच्चा अंदर रहता है उसको उसके पेरेंट्स कहीं जाने नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो बच्चा वो जो इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं कर पाता क्योंकि वो बच्चा अंदर ही रहता है, ठीक, एक्सपोजर में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए उस बच्चे को ईजिली इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर हम एक एग्जाम्पल है जो कि सुनते रहते हैं, तो दैट इज़ वाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज ये इन्नेट है, जो इम्यूनिटी होती है वो स्पीशीज़, रेसेस, इंडिविजुअल्स, इस 3 में डिवाइड होती है। वैसे जो एक्वायर्ड है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड है वो एक्टिव भी हो सकती है और वो पैसिव भी हो सकती है। जो एक्टिव होती है फिर वो 2 में होती है, नेचुरल में और आर्टिफिशियल में, और जो पैसिव होती है वो भी 2 हो सकती है, नेचुरल में और आर्टिफिशियल में, ठीक है। तो मतलब कि नेचुरल मतलब जो खुद से डेवलप हुई, आर्टिफिशियल जो हम बाहर से देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 और उसके डिवीजन करे गए हैं। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट याद रहेगा। नहीं रहता है तो फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि ए फॉर एक्वायर्ड, ए फॉर अडेप्टिव। तो ये जो एक्वायर्ड है, तो एक्वायर्ड जो होती है वो 2 तरीके के बच्चे एक्वायर करते हैं। एक जो बच्चे एक्टिव रहते हैं 24 घंटे, ठीक है, बाहर खेलते वेलते रहते हैं गंदे संदे में, ठीक है, तो वो एक्वायर कर लेते हैं। और एक होते हैं पैसिव,
ठीक है। एक होते हैं पैसिव बच्चे जो कि घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो 2 तरीके की ऐसे आप याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका है। फिर एक्टिव पैसिव हो जाएगा तो 2 तरीके से, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल, ओके। और फिर अगर आपको ये याद नहीं होगा कि इनेट, नेचुरल, जेनेटिक क्या होता है, तो जेनेटिक में आप ऐसे याद रखेंगे कि जेनेटिक्स जो होते हैं वो हम जब हम बोलते हैं कि यार ये इस बिरादरी का या उस बिरादरी का, ठीक है, तो जेनेटिक्स से हम ये समझेंगे कि कौन सी स्पीशीज़ से है, वो कौन सी रेस को बिलोंग करता है, जो वो इंडिविजुअल है वो कौन सी स्पीशीज़ का है, वो कौन से रेस को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जेनेटिक्स से हमें याद आएगा इंडिविजुअल, और वो जो इंडिविजुअल है उसका रेस क्या है और उसका स्पीशीज़ क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं जेनेटिक भी, ठीक है। तो ये ट्रिक है फ्लो चार्ट को याद करने की। अक्सर होता है कि हम टर्म्स भूल जाते हैं, तो अ स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग टू लेट यू रिमेंबर कि ये कैसे आपको याद होगा, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा कि जब मैं जेनेटिक की बात कर रही हूँ तो मैं उस इंडिविजुअल की रेस की और स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ। जब मैं एक्वायर्ड की बात कर रही हूँ तो मैं उन 2 बच्चों की बात कर रही हूँ, एक जो बाहर खेला उसने वो एक्टिव बच्चा था और जो घर के अंदर रहा वो पैसिव बच्चा था। फिर इन दोनों की ही आगे जाके 2-2 चीज़ें हम बोलते हैं। एक नेचुरल, जो उस बच्चे ने बाहर खेलते खेलते नेचुरली अडेप्ट कर ली और अपनी अपना इम्यूनिटी डेवलप कर ली, और जो पैसिव बच्चा था, ऐसे समझ लीजिए जो पैसिव बच्चा था उसको अब इम्यूनिटी तो डेवलप हुई नहीं, तो हमने उसको आर्टिफिशियली देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसे ही आगे जाके 2-2 डिवीजन हो जाते हैं दोनों के, ऑलराइट। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको समझा के ये याद कराया है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट, बट ये एक ट्रिक है जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि एक्वायर्ड है तो एक्टिव पैसिव क्या आगे जाके नेचुरल आर्टिफिशियल, जेनेटिक है तो इंडिविजुअल का रेस क्या है और स्पीशीज़ क्या है, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं हम इनेट इम्यूनिटी पे। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ द इम्यूनिटी प्रोग्राम्ड इन द डीएनए। इनेट इम्यूनिटी होती है जो कि डीएनए में रहती है, अंदर रहती है, पैदा होते ही आपको आपकी मम्मी से मिलती है, ठीक है। सम पैथोजन कैन नॉट इन्फेक्ट सर्टन स्पीशीज, रेस और इंडिविजुअल ड्यू टू दिस इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी की वजह से कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि आपको अटैक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपको विद बर्थ मिली है, ठीक है। स्पीशीज एग्जाम्पल डॉग्स हैव नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट मीजल्स। जैसे कि डॉग्स हैं उनको उनकी मदर से मिलती है ये चीज़, उनकी ब्रीड से मिलती है ये चीज़ कि दे हैव अ नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट मीजल्स। मीजल्स इन्फेक्शन उनको कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज दे हैव बाय बर्थ उनके पास इम्यूनिटी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। रेसेस इन साउथ अफ्रीका द नेटिव्स एंड द रेजिस्टेंट टू मलेरिया इन्फेक्शन ड्यू टू सिकल सेल ट्रेड, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं जो नेटिव हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं मलेरियल इन्फेक्शन के क्योंकि उनके अंदर एक सिकल सेल ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में क्या आता है? 2 चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, ठीक है, 2 बच्चे हैं एक ही पेरेंट के, आर नॉट इक्वली इम्यून टू डिजीजेज। जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो किसी को कोई डिसीज़ होगा, किसी को कोई डिसीज़ होगा, ठीक है, दोनों इक्वली इम्यून नहीं होंगे। सपोज एक को फीवर बहुत जल्दी कैच हो जाता है पर दूसरे को इतनी जल्दी फीवर कोल्ड कफ नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मेरे 2 बच्चे होंगे दोनों को सेम ही इम्यूनिटी होगी। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों के पास सेम लेवल ऑफ इम्यूनिटी होगा, ठीक है। किसी पे कम भी हो सकता है, किसी पे ज़्यादा भी हो सकता है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है फिजिकल और केमिकल बैरियर से एंड इंटरनल सेल्स एंड केमिकल से। इनेट इम्यूनिटी जो है उसके 4 हाथ होते हैं, ऐसे समझो। सपोज करते हैं ये इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, और इसके 4 हाथ हैं। तो वो 4 हाथ क्या है इसके? इसके 4 हाथ है फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, इंटरनल सेल्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो ये इसके 4 हाथ हैं। ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। कैसे प्रोटेक्ट कर रही है हमें? ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है फिजिकल एंड केमिकल बैरियर से और इंटरनल सेल्स से और केमिकल से। वो कैसे? चलो देखते हैं। तो फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स ऑफ डिफेंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के? इंटैक्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक जूसेस, लेक्राइमल अपैरेटस, सलाइवा, यूरिन, वेजाइनल सेक्रीशंस, ठीक है। सपोज हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे वेजाइनल सेक्रीशंस हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और अंदर बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन उसको नहीं होने देते हैं। ऐसे इंटैक्ट स्किन है, ठीक है, हल्का सा भी कुछ होता है तो वो हमारा बैरियर की तरह काम करता है स्किन, ठीक है, जो कि उसको एंटर नहीं करने देता है। सपोज म्यूकस मेम्ब्रेन, ऐसे तो फिर हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए अगर हम बैठे हैं और कोई हमारे हाथ के ऊपर स्नीज कर दे या कुछ कर दे तो इन्फेक्शन एकदम से हो जाना चाहिए। बट बैरियर है ना, स्किन है, तो एकदम से नहीं होगा। यू वाइप इट ऑफ एंड इट गोज अवे, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो पूरी लाइनिंग हो रखी है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन देती है। गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे कि अगर कुछ हमने खा लिया गलत, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो उसे डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें काम करती हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है वो इस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इंटरनल सेल्स एंड केमिकल ऑफ डिफेंस क्या होता है? सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस जो कि इंजेस्ट कर जाते हैं कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह चला गया अगर उनके बस में हुआ तो वो सब खा जाते हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। फिर केमिकल जैसे कि ट्रांसफेरिन इन ब्लड, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर,
तो ये चीज़ें हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अंदर से। सेल्स की बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, जैसे कि हमें पता ही है। केमिकल्स की बात करेंगे तो ट्रांसफेरिन इन ब्लड एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। और अगर फिजिकल केमिकल बैरियर्स की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक जूसेस, इंटैक्ट स्किन, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के 4 हाथ हैं जो कि हमें बचाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम लोकलाइज्ड एरिया। जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो करता क्या है? सपोज कहीं पे हमें चोट लग गई तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्यों इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है, वो क्या करती है? तो आपने पूरा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पूरा पढ़ते हैं हम। तो उसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम लोकलाइज्ड एरिया। इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो वहाँ से फैल नहीं पाता, ठीक है। मतलब वो आसपास के एरिया को ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करता। डैमेज टू द बॉडी टिश्यूज विच कॉजेज रेडनेस, और वहाँ पे जो बॉडी टिश्यू है वहाँ पे डैमेज होते हैं तो वहाँ पे रूबर, ट्यूबर, कैलोर, ये जो हमने पढ़े हुए हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो हो जाते हैं। तो रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, हीट हो जाती है तो उसे कैलोर बोलते हैं, ठीक है। पेन होता है और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने पहले भी पढ़े हुए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में। तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को फैलने से उस जगह से, ठीक है। वहाँ पे 5 साइन शो करता है, रूबर, ट्यूबर, कैलोर, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन, ये आपको लिख कर आना है। ऑलराइट, तो ये हो गया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। जब आपसे पूछेगा वो इनेट इम्यूनिटी के बारे में तो आप क्या लिख कर आएंगे? आपको इनेट इम्यूनिटी के बारे में इतना लिख कर आना है। तो इनेट इम्यूनिटी में आपने क्या क्या लिखा वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। इनेट इम्यूनिटी में आप सबसे पहले लिखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी आती कहाँ से है, तो वो आती है आपके डीएनए से, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे पैथोजन जो होता है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें हमने 3 कैटेगरीज में इसको डाला था जो कि थे स्पीशीज, रेसेस, इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल की स्पीशीज क्या और रेसेस क्या, ऐसे करके मैंने आपको याद कराया था। तो स्पीशीज के बारे में लिखेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल देना है डॉग्स का, ठीक है। अगर आप बात करेंगे रेसेस की तो आपको बात करनी है साउथ अफ्रीका की। और अगर आप बात करेंगे इंडिविजुअल की तो आपको बताना है कि जैसे मेरे 2 बच्चे हुए तो उन दोनों की सेम इम्यूनिटी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करके आना है। नेक्स्ट इनेट इम्यूनिटी क्या करती है कि हमें प्रोटेक्ट करती है बाय फिजिकल, केमिकल, ठीक है, इंटरनल सेल्स एंड केमिकल्स, ठीक है। ये 4 हाथ हैं इनेट इम्यूनिटी के जिससे वो हमें बचाती है। रिमेंबर दिस लेडी गागा, ठीक है, जिसके 4 हाथ है। तो आपको ऐसे याद रखना है इनेट इम्यूनिटी जो उसके 4 हाथ है जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और उन 4 हाथों का आपको एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स जिसमें कि आप एक्सप्लेन करके आएंगे गैस्ट्रिक जूसेस, है ना, और म्यूकस मेम्ब्रेन एटसेट्रा। इंटरनल सेल्स एंड केमिकल्स की बात आएगी तो आप लिख कर आएंगे वहाँ पे सेल्स के बारे में, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल केमिकल, ट्रांसफेरेंट इन ब्लड, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्योंकि आपने लिख दिया है तो अब आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में लिख कर आना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जब होता है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को फैलने से आसपास के एरियाज़ में। कैसे वो वहाँ पे वो कैसे नहीं फैलता है क्योंकि वहाँ पे रूबर, ट्यूबर, कैलोर और वो लॉस ऑफ फंक्शन वाला प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख कर आएंगे इनेट इम्यूनिटी के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। राइट द डेफिनेशन, देन राइट द 3 टाइप्स दैट यू एक्सप्लेन, देन उसके बाद आपको जो उसके 4 हाथ है वो एक्सप्लेन करके आने हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है सो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन टेक्स्ट मी इन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ओके, थैंक यू सो मच।